वेलकम टू द गेटवे क्लासेस डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं AKTU से एफिलिएटेड इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और हम यूनिट 2 अपनी पढ़ रहे हैं। 6 लेक्चर्स हम यूनिट 2 के कवर कर चुके हैं अब तक और आज हम शुरू करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। कोड है इसका BAS 102202। आज का जो हमारा टारगेट रहेगा, जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो होंगे इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, instrumentation of IR spectroscopy, then numericals, instrumentation of NMR spectroscopy also, and then we will be dealing with numericals on IR and NMR spectroscopy. लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कुछ AKTU क्वेश्चंस जो कि पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखिए, जब आप देखेंगे कि जो बेसिक इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड है या जो बेसिक अरेंजमेंट है वो स्पेक्ट्रोस्कोपी की कोई भी टेक्निक हो तो वो बेसिकली यही मतलब जो प्रोसेस होगा वो यही होगा। सिर्फ इसमें अलग अलग लाइट सोर्स जैसे चेंज हो जाएंगे। अल्ट्रावायलेट के लिए कुछ और होगा, IR के लिए कुछ और होगा, NMR के लिए कुछ और होगा। तो बाकी वैसे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये फुलफिल करेगा कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ रहे हैं अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए। तो जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर में हमें क्या क्या चाहिए? लाइट सोर्स चाहिए जो कि हमें प्रोवाइड कर सके अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल रेज। फिर हमें डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग चाहिए, वेवलेंथ सिलेक्टर चाहिए, सैंपल कंटेनर जिसमें हम सैंपल रख सकें जिसको कि क्यूवेट भी बोलते हैं, छोटी सी टेस्ट ट्यूब होती है जिसको क्यूवेट बोलते हैं। और लास्ट में हमें चाहिए डिटेक्टर। तो देखिए इस तरीके का ये अरेंजमेंट होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइट सोर्स है, बल्ब है, यहाँ पे लाइट सोर्स की तरह से दिखाया गया है। यहां से हमारी रेज जो है वो ट्रेवल करेंगी एंड दे विल पास थ्रू दिस लेंस। फिर वो ग्रेटिंग से पास करेंगी, यानी कन्वर्ज हो जाएंगी और फिर यहां से ये निकलेगा। तो यहाँ पे हमारा वेवलेंथ सेलेक्टर है। वेवलेंथ सेलेक्टर क्या करेगा? पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट है उसको सेलेक्ट करके आगे पास ऑन करेगा। तो यहाँ क्योंकि हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं तो यहां से जो लाइट सेलेक्ट की जाएगी वो होगी 200 से 800 नैनोमीटर के बीच में। देन इट विल पास थ्रू दी सैंपल। जो भी हमने अपना कंटेनर लिया हुआ है जिसमें हमने लिक्विड सैंपल डाला हुआ है उसके थ्रू हम लाइट को पास कराएंगे एंड अल्टीमेटली वी विल हैव डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होगा? जो कि जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम पढ़ेंगे जिससे, ठीक है, या जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राफ होता है जहां पे पीक्स आती हैं या एब्जॉर्प्शन पैटर्न हमें दिखाई देगा वो इस डिटेक्टर के थ्रू दिखाई देगा। तो ये हमारा अरेंजमेंट है अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर का। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जैसे हमने लाइट सोर्स की जिक्र किया है तो किस किस चीज को हम लाइट सोर्स की तरह से यूज कर सकते हैं। तो देखो लाइट सोर्स कौन सा होगा? जो भी अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन में यूज किया जा सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम लैंप्स। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप्स जो है उनकी रेंज क्या होती है? 160 से 380 नैनोमीटर। और हम फोकस कर रहे हैं बेसिकली 200 से 800 नैनोमीटर या 200 से 400 के बीच में। जैसे मैंने आपको बताया था अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं और 400 से 800 के बीच में विजिबल। तो यहाँ पे जो हमने हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप अगर हम लेते हैं तो उसकी रेंज होगी 160 से 380 नैनोमीटर। इसी तरीके से हम और लैंप्स ले सकते हैं, जैसे जेनॉन आर्क लैंप भी ले सकते हैं। इसकी रेंज देखिए 250 से 600 नैनोमीटर है। टंगस्टन हेलोजन लैंप्स भी हम ले सकते हैं। इसकी रेंज आप देख सकते हैं 240 से 2500 नैनोमीटर के बीच में है। देन कम्स वेवलेंथ सेलेक्टर। वेवलेंथ सेलेक्टर जो हम लेंगे वो देखिए, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी रिक्वायर्स अ सिंगल वेवलेंथ फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग। तो सिंगल वेवलेंथ उसको चाहिए। मोनोक्रोमेटर्स आर यूज्ड एज वेवलेंथ सेलेक्टर्स। मोनोक्रोमेटर्स क्या होते हैं? जो कि सिंगल वेवलेंथ को सेलेक्ट करेंगे। मोनो मीन्स सिंगल, ठीक है। तो मोनोक्रोमेटर्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे अपने वेवलेंथ सेलेक्टर की तरह से। और वो क्या हो सकते हैं? स्लिट, मिरर, लेंस, ग्रेटिंग, प्रिज्म, ये कंपोनेंट्स हैं हमारे मोनोक्रोमेटर्स के। नेक्स्ट है हमारा सैंपल कंटेनर या सेल जिसको बोल सकते हैं या क्यूवेट बोल सकते हैं।
ये ऐसे मटेरियल की बनी होनी चाहिए जो कि ट्रांसपेरेंट हो अल्ट्रावायलेट विजिबल रेज के लिए, ठीक है, यानी जिसके थ्रू ये रेज ट्रैवल कर सके, पास कर सके, जैसे कि क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एक ऐसा मटेरियल है जिसके थ्रू अल्ट्रावायलेट और विजिबल रेज जो हैं आसानी से पास कर जाएंगी। सबसे कॉमन जो क्यूवेट साइज लिया जाता है वो है 1 सेंटीमीटर, हालांकि ये वेरी करता है 0.1 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। नेक्स्ट इज डिटेक्टर्स। डिटेक्टर देखिए क्या होता है, डिटेक्टर वो डिवाइस है जो इंडिकेट करता है कि कुछ ना कुछ फिजिकल फिनोमिना बिटवीन आवर सैंपल एंड द रेडिएशंस हुआ है, ठीक है। तो डिटेक्टर जो है वो इस चीज को डिटेक्ट करता है कि क्या प्रोसेस चला है। Some examples of detectors are photo detectors, photographic films, human eye। जैसे अगर कुछ फिजिकल चेंज हो रहा है तो हम भी उसको देख के पहचान सकते हैं, इसलिए इसमें ह्यूमन आई भी लिखा हुआ है। अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम देखिए अब क्या होता है, यानी कि जिस एब्जॉर्प्शन पैटर्न की हम बात करते हैं, है ना, जिसको हम ग्राफ बोलते हैं, तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रम या ग्राफ जो है वो क्या दिखाता है, एब्जॉर्प्शन दिखाता है अलग अलग वेवलेंथ्स पे। अलग अलग सैंपल्स अलग अलग वेवलेंथ्स को एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो इस ग्राफ में हमें क्या दिखाई देता है कि हमारे सैंपल ने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। These relative maxima are known as lambda max। तो lambda max क्या है, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जो कि हमारा सैंपल एब्जॉर्ब कर रहा है उसे हम कहते हैं lambda max। जो स्पेक्ट्रा बनता है ऐसी टेक्निक से, उससे हम क्या पढ़ सकते हैं, उससे हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने सैंपल की ऑब्टेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा सैंपल प्योर है कि नहीं, यानी जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो प्योर है या नहीं, या उसकी कंपोजिशन क्या है। जैसे कि अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ चुके हैं, तो उसमें बेसिकली जो हम डिटेक्ट करते हैं वो क्या है, कॉन्जुगेशन कंपाउंड में है कि नहीं, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है या नहीं, है ना, नंबर ऑफ जो डबल बॉन्ड्स हैं कॉन्जुगेशन में वो कितने हैं। इस तरीके की चीजें जो है वो अलग अलग टेक्निक्स अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट टेक्निक देखिए हमारी क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अभी हमने अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे आईआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो आईआर स्पेक्ट्रोमीटर क्या होगा, जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेक्ट कर, या हमें एक तरीके से कंपाउंड को एनालाइज कर सके हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में, है ना। तो यहां देखिए आईआर स्पेक्ट्रोमीटर के मेन पार्ट्स कौन कौन से होंगे, रेडिएशन सोर्स। आप देख सकते हैं काफी कुछ सिमिलर चीजें आएंगी, जैसे अल्ट्रावायलेट और विजिबल में हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, लाइट सोर्स, है ना। तो हम रेडिएशन सोर्स भी कह सकते हैं। रेडिएशन सोर्स मतलब जो उन रेडिएशंस को जनरेट करे। फिर सैंपल सेल्स या सैम्पलिंग ऑफ सब्सटेंसेस, उसके बाद है मोनोक्रोमेटर्स, देन डिटेक्टर्स एंड देन रिकॉर्डर। तो देखिए सबसे पहले है हमारा आईआर रेडिएशन सोर्स। आईआर इंस्ट्रूमेंट में जो भी सोर्स हम यूज करते हैं रेडिएंट एनर्जी का या आईआर रेडिएशंस के लिए, वो क्या हो सकता है, वो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। सबसे पहले तो ये देखिए, इट मस्ट बी स्टेडी, मतलब एक कांस्टेंट रेडिएशंस वो एमिट करे। उसके बाद में उसकी इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए कि उसे हम या हमारा सैंपल डिटेक्ट कर सके। एंड एक्सटेंड ओवर द डिजायर्ड वेवलेंथ, यानी कि जो भी रेंज है हमारी 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स है आईआर रेडिएशंस की, अगर आपको याद हो तो 400 से 4000 सेंटीमीटर इनवर्स तक ये वेवलेंथ जो है ये कवर होनी चाहिए, एक्सटेंशन इतना होना चाहिए। उसके बाद में हम यूज कर सकते हैं नर्स्ट ग्लोवर, टंगस्टन लैंप या मरकरी आर्क। ये कुछ लाइट सोर्स है या रेडिएशन सोर्स है जो कि हम आईआर रेडिएशन सोर्स की तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सैंपल सेल्स या सैम्पलिंग ऑफ सब्सटेंसेस। तो अलग अलग तरीके के सैंपल्स हम यूज कर सकते हैं, सॉलिड यूज कर सकते हैं, लिक्विड सैंपल यूज कर सकते हैं, गैशियस सैंपल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों का ही आपको डिस्क्रिप्शन दे रखा है। अगर हम सॉलिड सैंपल लेते हैं तो हम अलग अलग टेक्निक्स यूज कर सकते हैं सॉलिड सैंपल बनाने के लिए, जैसे कि सॉलिड फिल्म्स हम यूज कर सकते हैं, मल टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद लिक्विड्स के लिए जो हम यूज कर सकते हैं वो है लिक्विड सैंपल सेल मेड अप ऑफ एल्कली हैलाइड्स। ये हम सेल्स की बात कर रहे हैं कि जो हमारी सेल है या क्यूवेट है, जो भी चीज हम ले रहे हैं वो किस चीज की बनी होगी। तो अगर सॉलिड हम ले रहे हैं तो हम यूज करेंगे सॉलिड फिल्म्स या फिर मल टेक्निक। उसके बाद में लिक्विड, अगर हम अपना सैंपल लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, हम ऐसी सैंपल सेल्स यूज करेंगे जो कि एल्कली हैलाइड्स की बनी हुई हैं, आरएक्स। और अगर हमारा सैंपल जो है वो गैस है
है ना। तो हम क्या करेंगे, हमारी जो सैम्पलिंग होगी वो काफी कुछ लिक्विड्स के जैसी ही होगी। नेक्स्ट इज मोनोक्रोमैटर। तो मोनोक्रोमैटर अब आप जानते हैं क्या है। मोनोक्रोमैटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि अगर मिक्सचर ऑफ रेडिएशंस है, मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ है लाइट में, तो मोनोक्रोमैटर के थ्रू जब हम उसे पास कराएंगे लाइट को, तो वो एक सिंगल वेवलेंथ उसमें से चूज करेगी और उसको फिर बाहर एमिट आउट करेगी। तो मोनोक्रोमैटर्स जो यूज किए जाते हैं एज वेवलेंथ सिलेक्टर, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ मोनोक्रोमैटर्स आर प्रिज्म, ग्रेटिंग्स एंड फिल्टर्स, ये आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। उसके बाद में है डिटेक्टर। डिटेक्टर यूज किए जाते हैं टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस। देखिए दो तरीके से हम पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को, या तो हम एब्जॉर्ब्ड रेडिएशंस को पढ़ लें या तो हम एमिटेड रेडिएशंस को पढ़ लें, है ना। तो दोनों से ही हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी रेडिएशंस हमारे सैंपल ने एब्जॉर्ब की हैं, ठीक है। जो भी रेंज हमारी रेडिएशंस की है उसमें से कोई एक पर्टिकुलर रेडिएशन एब्जॉर्ब की जाएगी, सैंपल एब्जॉर्ब कर लेगा। तो या तो हम उस एब्जॉर्ब्ड इंटेंसिटी को देख लें या तो हम एमिटेड इंटेंसिटी को देख लें। एमिटेड को देखेंगे तो भी क्या होगा, जो रेंज है उसमें से पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो है वो गायब हो जाएगी, इसका मतलब वो सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अनएब्जॉर्ब्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस को यहाँ पे डिटेक्टर मेजर करता है, ठीक है। इससे भी हमें आइडिया लग जाएगा कि क्या एब्जॉर्ब किया गया है। थर्मोकपल्स, बोलोमीटर्स एंड पायरो इलेक्ट्रिक एक्सेट्रा, इनको हम डिटेक्टर्स की तरह से यूज करते हैं। ये आपको याद करने पड़ेंगे जो नाम है इंस्ट्रूमेंट्स के। उसके बाद में है रिकॉर्डर्स। तो रिकॉर्डर का क्या काम होता है, ये आईआर स्पेक्ट्रम को रिकॉर्ड करता है। यानी जो भी हमारा इस तरीके का ग्राफ आएगा, इसमें इन्वर्टेड ग्राफ आता है ऐसे, तो ये जो ग्राफ आ रहा है इसको आईआर स्पेक्ट्रम बोला जाएगा और इसको रिकॉर्डर जो है वो क्या करता है, वो रिकॉर्ड कर लेता है। ये देखिए ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, आप देख सकते हैं ये इंफ्रारेड सोर्स है, आईआर सोर्स है जहां से आईआर रेडिएशंस निकलती हैं। यहां पे हमने यूज किया हुआ है मोनोक्रोमैटिक सिस्टम, यानी कि यहां से जो वेवलेंथ है ये मोनोक्रोमैटर क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा पर्टिकुलर वेवलेंथ को, ठीक है। फिर ये जो है ये दो तरफ से मूव करेगी, एक हमारा रेफरेंस है और दूसरा हमारा सैंपल है। रेफरेंस हम लेते हैं कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो रेफरेंस के थ्रू हमारी लाइट जाएगी यहां से और यहां से हमारी जाएगी सैंपल के थ्रू। उसके बाद में ये डिटेक्टर है, ठीक है। डिटेक्टर भी क्या काम करेगा, ये स्प्लिटर का काम करेगा, यानी कि ये स्प्लिट कर देता है वेवलेंथ्स को और फिर हमें यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। देखिए दोनों की ही रिकॉर्डिंग मिल रही है, सैंपल की भी और हमारे जो हमने स्टैंडर्ड कंपाउंड लिया है या जो रेफरेंस लिया है, दोनों का ही हमें मिल जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड हमारा जो सैंपल है या इन कंपैरिजन टू रेफरेंस हमारा सैंपल जो है वो किस तरीके की रिकॉर्डिंग्स दे रहा है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन है आईआर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का। एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर देखिए ये भी किस चीज का बना होता है, ये आईआर नहीं, यहाँ पे एनएमआर आएगा। एनएमआर में सबसे पहले है सैंपल होल्डर। तो यहाँ पे हम ग्लास की ट्यूब यूज करते हैं जिसकी लंबाई होती है 8.5 सेंटीमीटर और जिसका डायमीटर है 0.3 सेंटीमीटर्स। इसके बाद में हम मैग्नेट यूज करते हैं, परमानेंट मैग्नेट। आप जानते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट का यूज कर रहे हैं, जिससे कि ये हमें एक होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड दे। होमोजीनियस मतलब थ्रू आउट सिमिलर, ठीक है, एक जैसी। तो ये परमानेंट मैग्नेट क्या करती है, होमोजीनियस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है और उसकी जो रेंज है वो क्या है, 60 to 100 मेगाहर्ट्ज। फिर हम मैग्नेटिक कॉइल्स यूज करते हैं। ये कॉइल्स जो हैं ये क्या करती हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करती हैं जब करंट फ्लो करता है उनके थ्रू। जब भी इन कॉइल्स के थ्रू करंट पास किया जाता है तो क्या होता है, ये कॉइल्स अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती हैं। फिर उसके बाद में है स्वीप जनरेटर। स्वीप जनरेटर देखिए क्या करता है, ये इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है जो कि हम सैंपल के थ्रू पास कराते हैं, ठीक है। स्वीप जनरेटर क्या करेगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को सैंपल के थ्रू पास कराएगा।
उसके बाद में रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर है, ये वो ट्रांसमीटर है या जिसमें एक कॉइल लिपटी हुई होती है, कॉइल ट्रांसमीटर है जो कि शॉर्ट पावरफुल पल्स ऑफ रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस करता है। एनएमआर में हम कौन सी रेडिएशंस यूज करते हैं? रेडियो वेव्स, है ना। तो रेडियो वेव्स जनरेट करने के लिए हम यूज करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर। फिर है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। ये रेडियो रिसीवर कॉइल है जो कि डिटेक्ट करती है रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, एमिटेड एज न्यूक्लियाई रिलैक्स टू दी लोअर एनर्जी लेवल। तो यहां पे देखिए, जब आपने पढ़ा हुआ है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है यानी उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो एनर्जी गेन करके कहां चला जाता है? हायर फील्ड में चला जाता है ना, हायर एनर्जी लेवल पे चला जाता है। और जब वो वापस आता है तो वो क्या करता है? इट रिलीजेस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो उसको ये डिटेक्ट करेगा, जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है प्रोटॉन ऊपर से नीचे आने में, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आने में, रिलैक्सेशन जिसको हम बोलते हैं, हायर स्पिन से लोअर स्पिन पे आने में जो भी रेडियो फ्रीक्वेंसीज हमारा प्रोटॉन रिलीज करेगा, एमिट करेगा, उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर पढ़ लेता है या रिसीव कर लेता है। फिर है रीड आउट सिस्टम। ये कंप्यूटर है जो कि एनालाइज करता है और रिकॉर्ड करता है डेटा को, जो भी यहां से रेडियो फ्रीक्वेंसीज एमिट आउट होंगी उनको ये सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम, ये पढ़ेगा और उसको रिकॉर्ड कर लेगा। अब देखिए, ये हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। आप देख सकते हैं यहां पे ये हमारा सैंपल है, ठीक है। ये ट्यूब है, एक सैंपल ट्यूब जिसमें हमने अपना सैंपल लिया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें ये कॉइल्स के साथ में बंधा हुआ है और ये रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो सैंपल है ये इस तरीके से स्पिन करता रहता है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा सैंपल है ये किसके बीच में रखा हुआ है? स्वीप कॉइल्स के बीच में रखा हुआ है। और फिर ये मैग्नेटिक पोल्स भी हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक पोल्स का क्या काम है? ये मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं। स्वीप कॉइल्स का क्या काम है? ये स्वीपिंग करते हैं, है ना। अभी आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। स्वीप जनरेटर है, इससे कनेक्टेड है ये दोनों, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। फिर यहां पे हमने लगाया हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर, तो ये रेडियो वेव्स को जनरेट करेगा, ठीक है। रेडियो वेव्स को जनरेट करेगा। तो यहां पे हमारा है रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर। तो ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज इसके थ्रू पास की जाएंगी, कंपाउंड के थ्रू, ठीक है। ऑलरेडी ये मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा हुआ है, स्वीप जनरेटर हमारे पास है। तो यहाँ पे जब ये रेडियो वेव्स इसके पास जाएंगी, इसके थ्रू पास करेंगी और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब करेगा और कुछ को ये एमिट आउट करेगा। यहाँ पे ये जो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर और एम्पलीफायर है ये एमिटेड रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे हमारा कंट्रोल एंड कंसोल रिकॉर्डर है। ये सिस्टम हमारा ऐसा है जहां पे कि सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, डेटा को, और एनालाइज किया जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है यानी यूनिट 2 है वो बेसिकली हमने कवर कर ली है। अब जो हम करेंगे वो हम करेंगे AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यूनिट 2 में आपके देखिए दो चीजें हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कवर कर ली है, लेकिन इसके साथ साथ स्टीरियो केमिस्ट्री का भी कुछ पार्ट आपका यूनिट 2 में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी हमने कवर कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। अब हम कुछ AKTU के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड C and D have molecular formula C2H4O2. Each has an absorption in its IR spectrum at about 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए जो ये 1700 सेंटीमीटर इनवर्स ये दी हुई है, आपको ये याद हो जाना चाहिए कि 1700 सेंटीमीटर इनवर्स IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसको दिखाता है, किसका कैरेक्टरिस्टिक है? ये कार्बोनाइल ग्रुप का है, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? कार्बोनाइल ग्रुप होता है ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। ये जो एब्जॉर्प्शन दिखाता है ये 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास ही दिखाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, बट ओनली D हैज अ ब्रॉड एब्जॉर्प्शन एट 3350 सेंटीमीटर इनवर्स। क्या कहा गया है? आपके पास में दो आइसोमर्स हैं,
है ना, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन उनका स्ट्रक्चर अलग बनेगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहे हैं कि दोनों ही जो है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे तो एब्जॉर्प्शन दिखा ही रहे हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ डी ऐसा है जो कि इन एडिशन टू 1700 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे भी एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। हमें पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाने हैं सी और डी के। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि 1700 सेंटीमीटर इनवर्स पे कार्बोनाइल ग्रुप की प्रेजेंस कंफर्म हो जाती है, तो हमारे दोनों ही मॉलिक्यूल्स में ये ग्रुप होगा ही होगा। लेकिन डी में क्या है? डी में 1700 के साथ साथ 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे भी एब्जॉर्प्शन देखने को मिला है। अब ये 3350 सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये क्या शो करता है? ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप, और OH भी किसका? एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल का। एरोमेटिक जो है उनकी एब्जॉर्प्शन रेंज जो है वो अलग होती है। देखिए, फॉर एसिड्स, या अगर हम एसिड की बात करें, है ना, COOH, अगर यहां पे एसिड क्या होता है? एसिड होता है, देखिए ये OH। तो ये OH जो है वो एल्कोहल के OH से अलग होगा। एल्कोहल में क्या होगा? है ना, एल्कोहल में क्या होगा? एल्कोहल में कार्बन के साथ में सिर्फ OH ग्रुप अटैच्ड है, यहां पे कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो OH है ये एसिड के OH से अलग होता है। एसिड्स के लिए जो OH है उसकी एब्जॉर्प्शन रेंज क्या है? देखिए 2500 से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन ये कहां पे दिखा रहा है? 3350 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, तो इसलिए डी का जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो क्या होगा? अब कार्बोनाइल ग्रुप भी है ना, कार्बोनाइल ग्रुप तो दोनों में ही है, और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4O2, यानी कि डी में हमारा OH ग्रुप भी है और हमारा कार्बोनाइल ग्रुप भी है। ठीक है, तो एक कार्बन से तो हमारा OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, एक कार्बन से हमने अपना OH ग्रुप अटैच कर लिया। इस कार्बन पे तो कार्बोनाइल ग्रुप हो नहीं सकता, एसिड भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो सकता है? दो ही कार्बन एटम्स हैं, है ना, दो ही कार्बन एटम्स हैं। इसका मतलब जो दूसरा कार्बन एटम है उसके पास में क्या होगा? उसके पास में दूसरा ऑक्सीजन है। किस फॉर्म में हो सकता है? कार्बोनाइल फॉर्म है ना, ये कार्बोनाइल फॉर्म में तो है ही, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, राइट। दो ही कार्बन एटम्स हैं, OH ग्रुप है तो OH ग्रुप इस कार्बन के साथ लगा दिया, और कार्बोनाइल की भी प्रेजेंस है तो कार्बोनाइल इसके साथ लगा दिया। बची हुई वैलेंसीज हम किससे सेटिस्फाई करेंगे? हाइड्रोजन एटम से। तो देखिए 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 1 2 3 और 1 4, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया डी का। ठीक है, इस तरीके से हम एनालाइज करते हैं। अब डी का स्ट्रक्चर ये हो गया। सी का स्ट्रक्चर क्या होगा? सी में क्या है? सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, सी में सिर्फ कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका मतलब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? देखिए सी में ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया बस, है ना, लेकिन कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं। इसका मतलब क्या होगा? दूसरा ऑक्सीजन भी हमारा कहां पे लगा हुआ है? यहीं लगा हुआ है, और हमारे पास और क्या है? CH3 है, और इधर हमारा हाइड्रोजन हो गया। 3 और 1 4, 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए और 2 कार्बन एटम्स हो गए। राइट, तो आपको जो ये रेंज है, फ्रीक्वेंसी रेंज अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स की, ये आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। जब रिपीटेडली आप कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ रेंज तो आपको प्रैक्टिस करते करते ही याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स: ऑक्सीजन N2O, H2O, CH4, C6H6 एंड CHCl3। तो ये भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का ही क्वेश्चन है। आपको याद हो अगर, हमने नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज के लिए फॉर्मूले पढ़े थे जो थे 3n-5 एंड 3n-6। ये था हमारा लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए, और ये था हमारा नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल्स और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए हमारे पास ये फॉर्मूले थे, जहां पे कि n क्या था? n था हमारा नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो यहां पे जैसे O2 है, O2 हालांकि हमारा IR इनएक्टिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें कभी भी कहीं भी डाइपोल मोमेंट नहीं है, ना ही जब इसके ऊपर IR रेडिएशंस डालेंगे तो इसमें डाइपोल इंड्यूस भी नहीं हो सकता। इसलिए एक ऐसा मॉलिक्यूल है हमारा IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल है। लेकिन फिर भी अगर हम इसकी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये कैसा होगा? ये हमारा
इस तरीके से लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, लीनियर मॉलिक्यूल है, तो फिर क्या होगा, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 3n-5। यहां n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, यानी 3 इंटू 2 माइनस 5 कितना आएगा, 1। तो इसकी जो वाइब्रेशनल डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 1। इसी तरीके से हम N2O का कैलकुलेट कर सकते हैं। N2O कैसा है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नॉन लीनियर है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 3n-6। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन और 1 ऑक्सीजन, 3 एटम्स हो गए हमारे पास, 3 इंटू 3 माइनस 6, 3 3 जा 9, 9 माइनस 6, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। ये क्या है, CH2O यानी HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड भी कैसा है हमारा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अगेन वी विल यूज 3n-6, 1 3 और 1 4, 4 एटम्स है इसमें, 3 इंटू 4 माइनस 6, 12 माइनस 6, तो इसकी आ गई 6। CH4 टेट्राहेड्रल होता है, नॉन लीनियर है। अगेन 3n-6, कितने एटम्स हैं, 5 एटम्स हैं, तो 3 इंटू 5 माइनस 6, 15 माइनस 6, ये आ गया हमारा 9। इसी तरीके से हम सारी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्रीज हम हर एक के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें से कौन से मॉलिक्यूल्स जो हैं वो IR एक्टिव होंगे और क्यों। तो आप देखेंगे जिसमें भी डाइपोल मोमेंट है या इंड्यूस हो सकता है आफ्टर पासिंग थ्रू IR रेडिएशंस, तो वो होंगे IR एक्टिव, बाकी जो है वो IR इनएक्टिव होंगे, जिन पे डाइपोल मोमेंट 0 है। नेक्स्ट देखिए, अ कंपाउंड हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H3Cl, इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब देखिए, जब ये कहा गया है इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहीं से हमें पता चल जाता है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। द कंपाउंड हैज 2 NMR सिग्नल्स, 2 NMR सिग्नल है, इसका मतलब क्या है, 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, यानी 2 तरीके के प्रोटॉन्स इस कंपाउंड में हैं। The splitting under high resolution of NMR show 2 doublets and 1 triplet. 2 doublets हैं और 1 triplet है। वन डबलेट होगा ये, 1 डबलेट एंड 1 ट्रिपलेट, क्योंकि 2 ही सिग्नल्स आ रहे हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अब देखिए, 2 डबलेट है, इसका मतलब सॉरी 1 डबलेट है, डबलेट मतलब कि हमारी जो एक पीक है वो डबल उसमें स्प्लिटेड है, 2 पीक्स में स्प्लिटेड है ना। और ये कब होता है, नेबरिंग प्रोटॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। हमें फॉर्मूला याद है ना, इसमें फॉर्मूला क्या लगता था, n+1 एंड n-1, ठीक है। तो ये हम यूज करते थे जब आसपास में अलग अलग तरीके के प्रोटॉन्स हैं। अगर हमारे पास एक डबलेट आ रहा है, डबलेट आ रहा है यानी कि बराबर में क्या है, एक ही प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन होगा, 1+1 2 आ जाएगा डबलेट, यानी कि यहां पे जो है इसके बराबर में एक प्रोटॉन है। अगर हमारे पास कहीं ट्रिपलेट आ रहा है तो इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में 2 प्रोटॉन्स हैं, n+1 2+1 3 ट्रिपलेट, ठीक है। अब देखिए, कंपाउंड जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है, उसके पास में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये C2 ही है ना। तो 2 कार्बन एटम्स हमारे इसी फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक। और एक हमारे पास क्या है, क्लोरीन, तो 100% दोनों में से एक के पास क्लोरीन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, अगर मैंने कहा यहां मेरी क्लोरीन एटम है, रेस्ट मेरी वैलेंसीज किससे सेटिस्फाई होंगी, हाइड्रोजन से, है ना। तो देखिए 1 2 3, इस कार्बन की 3 वैलेंसीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा और इसके पास आएंगे 2 हाइड्रोजन एटम्स। तो अब आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है इसके बराबर में 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। तो ये क्या देगा, n+1 यानी 2+1 यानी 3 ट्रिपलेट। और यहां पे ये जो 2 प्रोटॉन्स हैं ये बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या होगा, इनके बराबर में कितना प्रोटॉन है, एक ही प्रोटॉन है। तो यहां पे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1, एक है तो 1+1 यानी कि 2, तो ये हमारा आ गया डबलेट, ठीक है। इस तरीके से हम ये एक्सप्लेन करके हमने फॉर्मूला बता दिया क्वेश्चन में।
अब देखिए, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ पीक्स एक्सपेक्टेड इन साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा या इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इस तरीके से होगा। साइकिल में है 4 कार्बन एटम्स हैं साइक्लोब्यूटेन, और हर एक कोने पे क्या है, हमारा कार्बन एटम है। हर कार्बन एटम की 2 वैलेंसी तो कार्बन से ही सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो यहां हर कार्बन के पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। हर कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन एटम्स होंगे। अब क्योंकि ये सारे ही कार्बन एटम्स एक जैसे हैं, है ना, सारे ही प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, हम कहेंगे क्यों, क्योंकि ये एक जैसे एनवायरमेंट में है। तो इसमें हमारे पास क्या है, 1 सेट ऑफ कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 4 6 8, 8 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, ठीक है। तो ये क्या देगा, ओनली 1 सिग्नल, एक पीक देगा ये, 1 पीक या सिग्नल, कुछ भी आप बोल सकते हैं, पीक या सिग्नल, ठीक है। स्प्लिटिंग अगर कोई पूछता है इसमें, हालांकि पूछी नहीं गई है, लेकिन स्प्लिटिंग अगर पूछते हैं तो इसमें क्या होगा, नो स्प्लिटिंग, क्योंकि सारे ही प्रोटॉन्स जो है एक जैसे हैं, तो नो स्प्लिटिंग विल बी ऑब्जर्व्ड। नेक्स्ट देखिए, 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन एटम्स, 1 2 और 3। 2 क्लोरो, दूसरे कार्बन एटम पे क्लोरीन अटैच्ड है, ठीक है, और ये प्रोपेन सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो इसकी हो जाएगी 3 हाइड्रोजन एटम्स, यहां पे भी 3 हाइड्रोजन एटम्स और 1 हाइड्रोजन एटम यहां जुड़ेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो हमारे हाइड्रोजन्स हैं, टर्मिनल कार्बन एटम से जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड हैं, वो कैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो इसलिए इनको हम ए कह देते हैं, दिस इज ए टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, और ये इन दोनों से अलग है, तो ये हो गया हमारा बी टाइप ऑफ प्रोटॉन। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पे हमें कितने सिग्नल्स मिलेंगे, 2 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। तो यहां पे हमारे सिग्नल्स कितने होंगे, 2 सिग्नल होंगे, ठीक है। और स्प्लिटिंग पैटर्न अगर हम देखें तो कैसा होगा, स्प्लिटिंग पैटर्न देखिए, ए सेट ऑफ प्रोटॉन्स, स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, इनके नेबर में एक ही प्रोटॉन है, फॉर्मूला लगेगा n+1, तो ये हो जाएगा 1+1, ये हो गया हमारा 2, है ना। तो क्या दिया, मतलब इसने डबलेट, ठीक है। अब हम आते हैं बी वाले पे। बी प्रोटॉन जो है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो फॉर्मूला लगेगा n+1। अगर ये अलग होता, ये अलग होता, तो फॉर्मूला क्या लगता, n+1 n-1, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या लगेगा, n+1। n कितने हैं, 6, 3 प्रोटॉन्स ये हैं, 3 प्रोटॉन्स ये हैं, तो ये हो गया 6+1, यानी कि 7। 7 के लिए हम क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लेट, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सिग्नल्स भी बता दिए हैं, हमने यहाँ पे स्प्लिटिंग भी बता दी है। नेक्स्ट आइए, इथाइल मिथाइल ईथर। इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5OCH3, ठीक है, इथाइल मिथाइल ईथर। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये 3 प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, और ये इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 CH2O CH3, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आप देखिए, इस केस में ये 3 प्रोटॉन्स इन 3 प्रोटॉन्स से अलग हैं। क्यों अलग हैं, क्यों अलग हैं, क्योंकि इस कार्बन के यहाँ पे ऑक्सीजन है, जबकि ये कार्बन एटम कार्बन से ही जुड़ा है, ठीक है। तो ये दोनों प्रोटॉन्स बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये तो है ही अलग, ये तो दिख ही रहे हैं। तो ये हो गया हमारा ए टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, दीज आर बी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स एंड दीज आर सी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स। तो इसमें हमें सिग्नल कितने मिलेंगे, 3 सिग्नल्स, ठीक है, इसमें हमें मिलेंगे 3 सिग्नल्स। स्प्लिटिंग पैटर्न देखिए, स्प्लिटिंग पैटर्न ए के लिए जो है, ए प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, बी की वजह से। बी कितने हैं, 2, तो यहां पे हम लगाएंगे n+1, ये आएगा 2+1, यानी कि 3।
3 मतलब क्या होगा, ट्रिपलेट। ठीक है, बी पे आइए। बी की स्प्लिटिंग किसकी वजह से होगी, इधर प्रोटॉन्स हैं, इनकी वजह से होगी। इसके इधर कुछ भी नहीं है, प्रोटॉन्स नहीं है, बिल्कुल एडजेसेंट प्रोटॉन्स को देखा जाता है। तो देखिए यहां बराबर में क्या है, 3 प्रोटॉन्स हैं, तो यहां पे भी बी प्रोटॉन्स की जो स्प्लिटिंग होगी वो किसकी वजह से होगी, ए की वजह से, यानी n+1। n कितना है, 3, 3+1 यानी 4, यानी कि ये आएगा हमारा क्वार्टेट। ठीक है, सी पे आइए। सी प्रोटॉन्स जो हैं, सी प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग होगी या नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इनके बराबर में कोई भी और प्रोटॉन्स नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो इसका हमारे पास क्या आएगा, ये देगा हमें सिंगलेट, यानी कि नो स्प्लिटिंग। राइट, आ जाइए अब टॉल्वीन पे। टॉल्वीन का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, टॉल्वीन होता है CH3 अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। ठीक है, ये क्या है, टॉल्वीन। ठीक है, टॉल्वीन में देखिए यहां पे जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम पे कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा। ये जो सारे कार्बन एटम्स है रिमेनिंग, इन सब के पास में एक एक प्रोटॉन होगा, इन सब के पास में एक एक प्रोटॉन होगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये सारे प्रोटॉन्स जो हैं ये कैसे होंगे, ये एक जैसे होंगे। ठीक है, और ये जो है ये अलग होगा, तो इसको हम दे देते हैं ए। इसमें भी आप देखिए ये दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि ये जिस कार्बन से अटैच्ड हैं बराबर में, उसके पास कोई भी प्रोटॉन्स नहीं है। बाकी ये 3 जो हैं बचे हुए, ये तीनों एक जैसे होंगे। दिस इज H, क्या है ये, टॉल्वीन। ठीक है, तो ये तीनों हमारे एक जैसे होंगे, ये हो गया C, C एंड C। तो हमारे पास 3 तरीके के प्रोटॉन्स यहां पे हैं, यानी कि ये कंपाउंड जो है हमें कितने सिग्नल्स देगा, 3 सिग्नल्स देगा। स्प्लिटिंग आप देख सकते हैं, ए प्रोटॉन्स की जो स्प्लिटिंग होगी वो नहीं होगी, क्योंकि इसके बराबर में जो ये कार्बन एटम है इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ए प्रोटॉन्स क्या देंगे, सिंगलेट, नो स्प्लिटिंग। बी प्रोटॉन्स क्या देंगे, बी प्रोटॉन्स कौन से हैं, ये, इनके बराबर में क्या है, सी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, सी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इनका जो स्प्लिटिंग होगा वो कैसे होगा, 1 2 3, 3 है, 3+1। ये आ गया क्वार्टेट। और सी जो है, सी प्रोटॉन्स, सी प्रोटॉन्स के बराबर में क्या है, बी वाले, यानी 1 2, 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2+1, ये हो गया हमारा ट्रिपलेट। ये भी सॉरी, बी वाले जो हैं इनके नेबर में सिर्फ 2 प्रोटॉन्स हैं, तो ये होगा हमारा 2+1 यानी 3। ट्रिपलेट। नेक्स्ट आ जाइए एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, एसिटल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अगर हम इसको वैसे बनाना चाहें तो ये हो जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कैसे प्रोटॉन्स हैं, 2 तरीके के प्रोटॉन्स हैं। एक तो ये तीनों जो हैं ये ए होंगे, तीनों एक जैसे हैं, और ये हो जाएगा हमारा बी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स, तो ये देगा हमारे 2 सिग्नल्स। 2 सिग्नल्स में जो ए है वो क्या देंगे,
इसके बराबर में जो कार्बन एटम है इस पे एक ही है, N+1 यानी 1+1 यानी 2 डबलेट। और बी टाइप ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये क्या देंगे, 3 है बराबर में यानी 3+1 4 यानी कि क्वार्टेट। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O. In NMR spectra, one shows only one signal while the other has 3 signals. Identify them with proper explanation. तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कंपाउंड का, इसके 2 आइसोमर्स हैं, है ना। एक जो है वो सिर्फ एक ही सिग्नल देता है और जो दूसरे वाला है वो 3 सिग्नल्स देता है। क्योंकि एक सिग्नल मिल रहा है कंपाउंड में, इसका मतलब क्या है, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे हैं। ठीक है, सारे प्रोटॉन्स एक जैसे हैं, 2 कार्बन एटम्स हैं और 1 ऑक्सीजन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं। तो एक सिग्नल देखते के साथ ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बीच में ऑक्सीजन है, इधर भी CH3 है और इधर भी CH3 है। सिर्फ यही कंडीशन ऐसी है जबकि सारे प्रोटॉन्स एक जैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको कुछ और करके भी देखूं, जैसे यहां पे अगर मैं इसको CH3 और इसको CH2OH बना दूं, CH2OH बना दूं, तो यहां पे आप देखेंगे तीनों प्रोटॉन्स अलग अलग तरीके के हो गए, 3 सिग्नल्स मिलेंगे। यानी कोई भी और कंडीशन ऐसी नहीं है जबकि ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला कंपाउंड हमें एक ही सिग्नल दे इसके अलावा। सो दिस इज द ओनली कंडीशन दैट इज प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दूसरा जो कंपाउंड है उसके कितने सिग्नल्स हैं, 3 सिग्नल्स हैं। 3 सिग्नल्स के लिए मैंने आपको ये बना के दिखाई दिया है पहले। ठीक है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही कार्बन एटम्स हैं। राइट, 2 ही कार्बन एटम्स हैं, इसका मतलब कीटोन नहीं हो सकता, एसिड भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है। सो दिस इज द ओनली थिंग वी हैव। राइट, यहाँ पे 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं हमारे, ये A टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये B टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये C टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं। दिस इज द ओनली पॉसिबल कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2 गेव द फॉलोइंग NMR डेटा। ये आपको डेल की वैल्यू दे गई है, बराबर में दिया गया है कि कितने प्रोटॉन्स हैं और स्प्लिटिंग पैटर्न भी दिया गया है। जैसे ये 6 प्रोटॉन्स हैं, सिंगलेट देते हैं, सिंगलेट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये 6 प्रोटॉन्स बिल्कुल एक जैसे हैं और इनके बराबर में कोई और प्रोटॉन नहीं है। इसी तरीके से दूसरा जो है वो 2.1 है, ये 3 प्रोटॉन्स हैं, अगेन सिंगलेट, अगेन तीनों एक जैसे हैं, इनके आसपास कुछ भी नहीं है, यानी कोई और प्रोटॉन नहीं है नेबर में। दिस इज 2.6, 2 हाइड्रोजन, अगेन सिंगलेट, 3.9, 1 हाइड्रोजन, अगेन सिंगलेट। आइडेंटिफाई द कंपाउंड। तो हमने क्या किया, इस तरीके से टैबुलर फॉर्म में इस डेटा को हमने कंपाइल कर लिया। यहाँ पे डेल की वैल्यू लिख ली, ये स्प्लिटिंग पैटर्न जो हमें दिए गए हैं ब्रैकेट में, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो इस डेटा से हमें ये तो समझ में आ गया कि हमारे पास 1 2 3 4 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, देयर आर 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स, दैट इज व्हाई वी आर हैविंग 4 सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्नल्स हैं, इसलिए हमें 4 सेट्स ऑफ इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे हैं। सारे ही सिग्नल जो हैं वो सिंगलेट हैं, है ना। सिंगलेट है, इसका मतलब क्या है, नन ऑफ द हाइड्रोजन्स आर विद इन 3 बॉन्ड्स ऑफ ईच अदर, यानी कि कोई भी हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के आसपास लाई नहीं कर रहा है। चारों हाइड्रोजन एटम्स में से कोई भी हाइड्रोजन एटम ऐसा नहीं है जिसकी नेबर में कोई और हाइड्रोजन एटम हो। अब देखिए, जो ये सिंगलेट आया है 1.1 पे, ये होता है मिथाइल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, जैसे हमने IR रेडिएशंस में कहा है कि रेंज हमें पता होनी चाहिए, इसी तरीके से NMR में भी ये रेंज जो है, ये डेल की जो वैल्यू आती है, ये हमें थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। जैसे 1.1 डेल अगर आ रही है तो ये मिथाइल ग्रुप को शो करती है और एडजेसेंट टू अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, यानी कि अगर बराबर में ऐसा कार्बन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, ये कार्बन एटम है, इस पे प्रोटॉन है, और इसके बराबर में ऐसा कार्बन एटम है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तब उस प्रोटॉन की जो वैल्यू आती है वो 1.1 के आसपास आती है। ठीक है, जो 2.1 और 2.6 वैल्यूज हैं ये दिखाते हैं एल्काइल ग्रुप्स को। ठीक है, ये दिखाते हैं एल्काइल ग्रुप्स को जिसके बराबर में कार्बोनाइल ग्रुप हो।
ठीक है, जिसके बराबर में क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप होगा। और ये जो सिंगलेट आया है 3.9 पे, ये शो करता है प्रेजेंस ऑफ OH ग्रुप। अगेन OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम पे लगा है जिसके बराबर में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। अब अगर हम इन पॉइंट्स को सबको जोड़ें तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, ये आएगा। ठीक है, देखिए कार्बोनाइल ग्रुप है हमारा, है ना। कार्बोनाइल ग्रुप जो था स्ट्रक्चर देखिए इसका कैसे हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C OH एंड CH3 CH3। तो देखिए सिर्फ ये एक कंडीशन है जिसमें कि स्प्लिटिंग जो है वो एक दूसरे की वजह से नहीं होगी। ये 3 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं, देखिए 3 हाइड्रोजन एटम्स सिंगलेट है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद में 2 हाइड्रोजन एटम्स सिंगलेट है, ये रहा। इसके आसपास देखिए कोई भी प्रोटॉन नहीं है। देन वी हैव 6 हाइड्रोजन एटम्स अगेन सिंगलेट, दीज आर दी 6 हाइड्रोजन एटम्स। इसके बराबर में देखिए कोई प्रोटॉन नहीं है इस कार्बन एटम पे। एंड ये हाइड्रोजन एटम OH ग्रुप का है, सिंगल हाइड्रोजन एटम 3.9, इसके भी बराबर में कोई प्रोटॉन नहीं है। तो इस तरीके से हम इस डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट, a compound having molecular formula C2H4O2 gave the following IR peaks 2900 to 2950 सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसको शो करता है, ये मिथाइल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक है, CH3 ग्रुप। ठीक है, देन 1710 ये है कार्बोनाइल ग्रुप, और 3550 टू 3650 ये कैरेक्टरिस्टिक है OH ग्रुप का। ठीक है, तो ये हमें 3 जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ग्रुप्स हैं वो हमें ये एब्जॉर्प्शन पीक्स दी गई हैं। द कंपाउंड ऑल्सो गेव एफरवेसेंस विद Na2CO3। Na2CO3 के साथ एफरवेसेंस कौन देता है, एसिड्स, क्योंकि CO2 वहां पे रिलीज होती है। तो देखिए एसिड जब भी Na2CO3 के साथ में रिएक्शन करेगा तो CO2 के एफरवेसेंस यानी बबल्स जो हैं वो रिलीज होंगे। और ये हमें 3 फंक्शनल ग्रुप्स का आइडेंटिफिकेशन है ही। कार्बोनाइल ग्रुप कैसा है, एसिडिक है, यानी कि ये प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द एंड, COOH। अब देखिए दोनों ऑक्सीजन जो है हमारे वहां जा चुके हैं, एक हाइड्रोजन चला गया और एक कार्बन चला गया, बचा एक कार्बन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम्स, तो बचा हुआ क्या होगा, CH3। ठीक है, तो ये हम आइडेंटिफाई करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंपाउंड C3H6O shows IR bands at 2950 centimeters and 1720 centimeter inverse. Compound gives negative test with Tollens reagent. Identify the compound. तो देखिए 1720 centimeter inverse, again this corresponds to carbonyl group. ठीक है, 2950 centimeter inverse जो है ये CH3 ग्रुप के लिए है। ठीक है, और आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। एक और चीज दी गई है कि जो ये आपका कंपाउंड है ये नेगेटिव टेस्ट देता है टॉलेंस रिएजेंट के साथ में। नेगेटिव टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब क्या होगा, कीटोन। कौन देते हैं टेस्ट टॉलेंस रिएजेंट के साथ में, एल्डिहाइड्स। ठीक है, कौन नहीं देते हैं, कीटोन्स। तो ये कंपाउंड हमारा कैसा होगा, कीटोन होगा। ठीक है, कीटोन है, इसका मतलब कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो हमारा कहाँ आएगा, बीच में आएगा। और CH3 ग्रुप भी हमारे पास है, तो अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देती हूं, अब देखिए मेरे पास कितने कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स हैं। तीसरा कार्बन एटम यहां आएगा, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस स्ट्रक्चर को कॉरेस्पॉन्ड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H14 गेव द फॉलोइंग NMR डेटा। डेल की वैल्यू है 0.88, 6 हाइड्रोजन है, डबलेट है। 1.86 एक हाइड्रोजन है, मल्टीप्लेट है। 2.45 2 हाइड्रोजन है, डबलेट है। और 7.12 5 हाइड्रोजन है, सिंगलेट है। दिस इज सिंगलेट। गिविंग रीजंस असाइन द स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड विच इज कंसिस्टेंट विद द अबव डेटा।
अब देखो, ये आपको इस तरीके से डेटा गिवन है, यहां पे ये 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और ये डबलेट दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जिसपे एक प्रोटॉन है। ठीक है, ये 6 हाइड्रोजन एटम्स ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जिसपे एक प्रोटॉन है, क्योंकि यहां पे डबलेट आ रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एक ये CH है हमारा, जिसपे 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं। अब 6 हाइड्रोजन एटम्स कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं, कैसे प्रेजेंट हो सकते हैं? CH3 की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे CH3 इस तरीके से बना लिया। ठीक है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन एटम्स हो गए, बराबर में हाइड्रोजन है, यानी ये 6 हाइड्रोजन एटम्स क्या देंगे, डबलेट देंगे, और 0.88 पे ये एब्जॉर्प्शन दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये ऐसे कार्बन से अटैच्ड हैं जहां पे कि एक प्रोटॉन है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। नेक्स्ट जो डेटा है मेरा वो है, ये देता है मल्टीप्लेट और एक हाइड्रोजन है, मल्टीप्लेट है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये कैसे देगा? इसमें पहले हम ये देख लेते हैं कि कहीं कोई बेंजीन रिंग का तो नहीं है डेटा। तो ये देखिए 7.12 ये कॉरेस्पॉन्ड करता है एरोमेटिक रिंग को, और क्योंकि 5 हाइड्रोजन है यहाँ पे और सिंगलेट है ना, तो ये क्या हो गया, हमारे पास बेंजीन रिंग है इसका मतलब, और सिंगलेट है इसका मतलब क्या है, ये सारे के सारे एक जैसे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी हमारी, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गई हमारी एक ये बेंजीन रिंग। ठीक, और डबलेट है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, 2.45 कॉरेस्पॉन्ड करते हैं, एक है हमारा मल्टीप्लेट। अब जो मल्टीप्लेट है इसका मतलब क्या है, ऐसे कार्बन एटम पे ये प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन जिसके आसपास काफी सारे प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है ये ऑलरेडी इस कंडीशन में आ चुका है कि ये मल्टीप्लेट दे। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लेट ही देगा क्योंकि ये 3 और 3 6, 6 + 1 तो ये ऑलरेडी हो गया 7, यानी मल्टीप्लेट हो गया। तो ये इस हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ये इसको कॉरेस्पॉन्ड करती है। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये डबलेट 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और हमारे पास बेंजीन भी है। तो बेंजीन अगर यहाँ पे हम डायरेक्टली अटैच कर दें तो हमारा एक कार्बन छूट गया। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, CH2 लगा के देखते हैं क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हमारे 2 हाइड्रोजन एटम्स हो गए और ये डबलेट दे रहा है, यानी इस प्रोटॉन की वजह से ये डबलेट देगा। फिर हमें क्या लगानी है, ये 5 हाइड्रोजन एटम्स अटैच करने हैं और ये सिंगलेट देगा। ठीक है, तो अगर मैं इससे यहां पे ये बेंजीन रिंग अटैच कर दूं तो ये जो 5 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये एक जैसे होंगे, है ना। ये कार्बन एटम है यहाँ पे, ये इससे अटैच्ड है, इसके पास कोई भी प्रोटॉन नहीं है, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, ये 5 हाइड्रोजन एटम्स एक जैसे होंगे और ये सिंगलेट देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड। इस तरीके से इस डेटा से हमने ये अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तैयार कर लिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 isomeric compounds A and B have molecular formula C10H14. The 1H NMR spectra of these isomers gave the following data. 2 आइसोमर्स हैं, पहला आइसोमर जो है वो 1.30 डेल का एब्जॉर्प्शन देता है, 9 प्रोटॉन्स हैं और सिंगलेट है। दूसरा है 7.28, 5 प्रोटॉन्स हैं, सिंगलेट है। आइसोमर बी जो है वो हमें देता है 1 2 3 4 तरीके के प्रोटॉन्स हैं इसके पास, 4 एब्जॉर्प्शन पैटर्न्स हैं, 6 हाइड्रोजन डबलेट देंगे, 1 हाइड्रोजन मल्टीप्लेट, 2 हाइड्रोजन डबलेट, 5 हाइड्रोजन सिंगलेट। ठीक है, तो दोनों का जो डेटा हमें प्रोवाइडेड है वो हमने इस तरीके से टेबल बना ली। ए में देखिए, ए आइसोमर का ये डेटा हमें प्रोवाइडेड है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा क्या है, C10H14, फॉर्मूला है हमारा C10H14। 2 सिग्नल है, इसका मतलब 2 तरीके के प्रोटॉन्स हैं। तो देखिए, क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C10H14 और ये 2 सिग्नल्स दे रहा है, 2 सिग्नल्स दे रहा है, इसका मतलब 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं हमारे पास। और यहाँ पे देखिए 7.28, 5 प्रोटॉन सिंगलेट, ये फिर से क्या दिखा रहा है, बेंजीन रिंग।
अब क्योंकि एक हमारी बेंजीन रिंग हो गई और बेंजीन रिंग में हमारी कितनी कार्बन एटम्स चली गई, 6 कार्बन एटम्स चले गए। 6 कितने बचे, 4 कार्बन एटम्स बचे हमारे और 2 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। तो जो बचे हुए कार्बन एटम्स हैं वो 100% कैसे होंगे, इस तरीके से अटैच्ड होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे प्रोटॉन सारे एक जैसे हैं, सारे एक जैसे हैं और हमारे पास 4 कार्बन एटम्स बचे हुए हैं। तो हम कैसे लगा सकते हैं इनको, बेंजीन रिंग हमारी कंफर्म हो गई है ना, ये बेंजीन रिंग हमारी कंफर्म हो गई। अब हम 4 कार्बन एटम्स को अगर अरेंज करना चाहें, और हमें यह भी ध्यान रखना है कि बचे हुए जो प्रोटॉन्स हैं, 5 प्रोटॉन्स हमारे जा चुके, ठीक है, 5 प्रोटॉन्स हमारे जा चुके, यानी एक सिग्नल हमारा हो गया पूरा। दूसरा एक ही सिग्नल है और हमारे कितने प्रोटॉन्स बचते हैं, 9 प्रोटॉन्स बचते हैं। तो वो 9 प्रोटॉन्स एक जैसे होने हैं, तो हमारे पास यहां कार्बन एटम लगा के इसके पास 3 मिथाइल ग्रुप्स हम अटैच करेंगे। सिर्फ यही कंडीशन पॉसिबल है जिसमें कि ये जो डेटा है ये सेटिस्फाई हो सके। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से आ जाएगा, राइट। दूसरा देखिए, दूसरा जो आइसोमर है वो क्या दे रहा है, वो 4 सिग्नल्स दे रहा है। इसका मतलब 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं, 4 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स हैं। इसमें भी 7.12 जो है 5H एंड S यानी सिंगलेट, दिस अगेन कॉरेस्पॉन्ड्स टू बेंजीन रिंग। अब मैंने इसके लिए अगर बेंजीन रिंग यहां तैयार कर ली, ठीक है, तो ये तो ठीक है, सिंगलेट है, इसका मतलब जो कार्बन एटम, एक कार्बन एटम इसमें सब्स्टिट्यूटेड है। तो इससे क्या हो सकता है अटैच, बचे हुए हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 सिग्नल अब हमारे बचते हैं। ये देखिए 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और डबलेट है। 6 हाइड्रोजन एटम्स फिर से क्या हो सकते हैं, 2 CH3 ग्रुप्स हो सकते हैं। डबलेट है, इसका मतलब क्या है, ये जिस कार्बन से अटैच्ड है ना, जो ये CH3 ग्रुप्स हैं ये जिस कार्बन से अटैच्ड है उस पे एक हाइड्रोजन होगा, तभी ये डबलेट देंगे। तो ये जो डेटा है ये हमें क्या बताता है, ये बताता है कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। अब हमें बेंजीन रिंग कंफर्म हो गई, हमें ये कंफर्म हो गया। इसके बाद में देखिए 1.86 एक हाइड्रोजन है और मल्टीप्लेट है। तो मल्टीप्लेट किसका हो सकता है, इसका हो सकता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम्स है, मल्टीप्लेट देगा, और 2 हाइड्रोजन एटम्स और हैं जो कि डबलेट दे रहे हैं। तो ये डबलेट दे रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके बराबर में एक ही प्रोटॉन है ना, एक ही प्रोटॉन है, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, यानी इसके साथ लगा होगा CH2, इसके पास में एक ही प्रोटॉन है, और ये किसी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है जिसपे कोई प्रोटॉन नहीं है। तो ये किससे अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा बेंजीन रिंग से। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से आ गया, राइट। नेक्स्ट देखिए, अच्छा एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा पीछे हमने किया था, मुझे डाउट है उसमें हमने थोड़ी सी गलती की है। यहां 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 पे आप देखिए, ये जो 5 प्रोटॉन एटम्स हैं, ये जो 5 प्रोटॉन हैं ये एक जैसे हैं, ठीक है, ये एक जैसे हैं और ये अलग है। तो यहां पे हम इसको करेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या था, ये हमारा टॉल्वीन था, टॉल्वीन में यहां पे ये CH3 और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, तो यहां पे जो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं ये सब एक जैसे हैं, क्योंकि ये एक प्लेन में है, ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, ये सब नीचे हैं, और आप देख सकते हैं कि इस कार्बन पे जो ये CH3 सब्स्टिट्यूशन हुआ है, इसका प्लेन बदल गया, ये दूसरे प्लेन में है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सारे प्रोटॉन एटम्स एक जैसे हैं और ये जो CH3 है ये अलग है, यानी ये एक जैसे हैं। तो हमारे पास इसमें 2 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, ये सब B और ये A। तो ये देगा 2 सिग्नल्स, 2 सिग्नल्स देगा, जिसमें कि A प्रोटॉन्स जो हैं ये क्या देंगे, इसके बराबर में ये कार्बन एटम है जिसपे कोई प्रोटॉन नहीं है ना, तो ये क्या देगा, सिंगलेट। और ये 5 प्रोटॉन जो हैं ये भी क्या देंगे, अगेन सिंगलेट, क्योंकि बराबर में जो कार्बन है उसके पास भी कोई प्रोटॉन नहीं है। तो B प्रोटॉन्स विल अगेन गिव सिंगलेट। ये हमने क्वेश्चन पहले गलत कर दिया था,
चलिए वापस आते हैं अपना जहां थे। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, अ कंपाउंड हैविंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H9Br गिव द फॉलोइंग NMR डेटा। यहाँ पे हमें डेटा प्रोवाइडेड है पूरा, गिविंग रीजंस असाइन द स्ट्रक्चर टू द कंपाउंड विच इज कंसिस्टेंट विद द अबव डेटा। तो आप देखिए यहाँ पे C4H9Br है। पहले तो हम अगर ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम कि हमारे मॉलिक्यूल के अंदर कितने डबल बॉन्ड्स हैं या कितनी रिंग्स हैं। उसके लिए जो देखिए फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये फॉर्मूला यूज होता है, ये है हमारा C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1 माइनस X/2। ठीक है, जहां पे कि C कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो लेंगे, कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, अगर नाइट्रोजन गिवन है मॉलिक्यूल में तो हम लेंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर हेलोजन गिवन है कोई तो लेंगे ये X/2, अदरवाइज छोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे हमें जो भी वैल्यू आती है, जैसे मान लीजिए 2i, तो ये शो करता है या तो मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड्स हैं या तो एक डबल बॉन्ड है एक रिंग है। 2 का मतलब है या तो 2 डबल बॉन्ड है या एक डबल बॉन्ड है एक रिंग है। इसी तरीके से अगर ये वैल्यू 3 आती है तो हम कह सकते हैं या तो 3 डबल बॉन्ड्स हैं या तो एक रिंग है 2 डबल बॉन्ड्स हैं या 2 रिंग है एक डबल बॉन्ड्स हैं। ये इस तरीके से हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले के लिए ये लगाऊं तो आप देख सकते हैं कार्बन कितने हैं यहाँ पे 4, कार्बन की वैल्यू हमने 4 सब्सटीट्यूट कर दी, हाइड्रोजन यहाँ पे 9 है 9/2 कर दिया, नाइट्रोजन यहाँ पे है नहीं +1 माइनस ब्रोमीन एक्स हेलोजन जो है 1 है तो ये हमने कर दी 1/2 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब हमारे मॉलिक्यूल के अंदर ना तो कोई डबल बॉन्ड है ना तो कोई रिंग है, सैचुरेटेड कंपाउंड है, कोई रिंग इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये 1.04 जो है ये क्या दे रहा है, 1.04 में 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और डबलेट देता है। 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड है, रिंग नहीं है, तो किस तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, 2 CH3 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये जो है ये 2 CH3 ग्रुप्स हो गए हमारे, 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं और डबलेट दे रहे हैं, इसका मतलब इसके बराबर में CH ग्रुप है। तो इस डेटा से हमें ये कंफर्म हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये 1.95 है, 1.95 के लिए देखिए क्या है, एक हाइड्रोजन है और मल्टीप्लेट देता है, तो ये इसके लिए है क्योंकि ये मल्टीप्लेट देगा, एक हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3.3 है और ये कॉरेस्पॉन्ड करता है 2 हाइड्रोजन एटम्स को जो कि डबलेट देगा। 2 हाइड्रोजन एटम्स है और डबलेट दे रहा है, इसका मतलब इसके बराबर में अगर मैं CH2 लगा दूं तो 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, ये डबलेट देगा। ठीक है, और एक Br है तो Br हमारा यहां पे लग जाएगा, ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो ये डेटा से हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल के अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं। या तो हमें ये वैल्यूज याद हो किसको कॉरेस्पॉन्ड करती हैं, वैल्यूज भी अगर याद नहीं है तो जैसे मैंने आपको करके दिखाया है, डबलेट है, 6 हाइड्रोजन एटम्स है, इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटीज बना बना के उनको कंबाइन करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन प्रोटोन NMR स्पेक्ट्रम रिकॉर्डेड एट 293 केल्विन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मूला है C3H7NO एग्जिबिट सिग्नल्स एट, ये पूरा डेटा हमें प्रोवाइडेड है, फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। अब क्योंकि 3 सिग्नल दिखा रहा है, 3 सिग्नल का मतलब है इसके पास 3 सेट ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 3 सेट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अब यहां पे देखिए ये जो 7.8 है, 7.8 है, इसका मतलब क्या है, ये किसको शो कर रहा है, और एक हाइड्रोजन है तो बेंजीन तो हो नहीं सकता है ना, अगर यहाँ 6 या 5 हाइड्रोजन होते तो बेंजीन रिंग होती, लेकिन ये एक हाइड्रोजन है और सिंगलेट है और 7.8 है, इतनी हाई वैल्यू, इसका मतलब हाईली डीशील्डेड है ये। ठीक है, जो भी डीशील्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो क्या देते हैं, वो डाउनफील्ड एब्जॉर्प्शन देते हैं, है ना, तो इनकी वैल्यूज क्या होती है, इनकी वैल्यूज काफी हाई होती है, इसलिए ये 7.8 जा रहा है, एक ही हाइड्रोजन एटम है। राइट, आगे देखिए यहां पे देखो लिखा भी है, द पोजीशन ऑफ वन सिग्नल एट
7.8 डेल इंडिकेट्स दैट इट इज हाईली डीशील्डेड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनाइल ग्रुप जो है इसके बराबर में है। इसके आसपास कोई ऐसा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है C3H7NO। नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। नेक्स्ट देखिए, द स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल इंडिकेट्स दैट नो नेबरिंग प्रोटोन इज प्रेजेंट। स्ट्रिंगलेट है, इसका मतलब क्या है, इसके आसपास कोई भी प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बन सकता है, हमारा फॉर्मूला है C3H7NO। तो अगर मैं कार्बोनाइल ग्रुप ले लूं, इसके बराबर में एक हाइड्रोजन मुझे चाहिए। एक हाइड्रोजन मुझे कैसे मिलेगा, यानी कि यहां, ठीक है, एक हाइड्रोजन ये हो गया, और 3 हाइड्रोजन हैं जो कि सिंगलेट देते हैं, ये भी 3 हाइड्रोजन हैं जो कि सिंगलेट देते हैं। 3 हाइड्रोजन हैं जो कि सिंगलेट देते हैं, तो और नाइट्रोजन भी है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया यहां पे अगर मैं नाइट्रोजन लगा दूं तो ये CH3 और ये CH3। ठीक है, तभी तो ये सिंगलेट दे पाएंगे, क्योंकि ये 3 प्रोटॉन्स जो हैं इसके बराबर में अगर मैं देखूं तो ये नाइट्रोजन है, कोई प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो 3 प्रोटॉन्स हैं इसके बराबर में जो अटैच्ड है नाइट्रोजन है, कोई प्रोटॉन नहीं है, तो ये भी सिंगलेट देगा, ये भी सिंगलेट देगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज हमारी ये हो गई इनके लिए, राइट। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप हो गया, और ये जो प्रोटॉन है ये एब्जॉर्प्शन दे रहा है सिंगलेट 1H। ठीक है, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर हमारा बनेगा, राइट। तो ये देखिए इस तरीके से ये डबल बॉन्ड अगर यहां से यहां चला जाता है, यानी कि ये यहां आ जाता है और ये लोन पेयर पे चला जाएगा। आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स तो आप जानते हैं ना, या तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, या फिर ये एग्जिस्ट करेगा NMe यानी CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनेगा हमारा। तो अब हम काफी सारे IR और NMR के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके हैं। ये सारे ही क्वेश्चंस जो थे ये वो थे जो कि आपके AKTU में पहले आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ प्रैक्टिस कराए हैं। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनसे भी आप कोशिश कीजिएगा कि अपने जो स्पेक्ट्रोस्कोपी के इस तरीके के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आप खुद करें। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कुछ कुछ वैल्यूज जो हैं वो याद हो जाएंगे, और आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस में रिपीटेड डेटा यूज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे करते करते कुछ तो आपको याद हो ही गया होगा, एल्काइल ग्रुप की वैल्यू, कार्बोनाइल ग्रुप की वैल्यू, बेंजीन है तो उसमें NMR की क्या वैल्यू होती है। करते करते आपको ये डेटा याद हो जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में नो डाउट क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये आसान लगेंगे, आप कर पाएंगे, राइट। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम शुरू करेंगे वो हम शुरू करेंगे अपनी स्टीरियो केमिस्ट्री। थैंक यू फॉर नाउ।